नमस्कार साथियों, आज हम चर्चा करने वाले हैं एक महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में जो परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है, साथ ही यह आम नागरिकों के लिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो साथियों, आज हम चर्चा करने वाले हैं पंचायती राज व्यवस्था के बारे में। पंचायती राज व्यवस्था का अर्थ होता है साथियों ग्रामीण स्तर पर स्वशासन पद्धति। ग्रामीण स्वशासन पद्धति, ग्रामीण स्वशासन पद्धति। ग्रामीण स्वशासन पद्धति का अर्थ होता है साथियों कि जमीनी स्तर पर जो इसका उद्देश्य है या जो अर्थ है वो है जमीनी स्तर पर लोकतंत्र का निर्माण, लोकतंत्र का निर्माण और आधारभूत जरूरतों को पूरा करना। आधारभूत जरूरतों को पूरा करना। पंचायती राज व्यवस्था का जो अर्थ है साथियों, पंचायती राज व्यवस्था का अर्थ है ग्रामीण स्वशासन पद्धति। ग्रामीण स्वशासन पद्धति का जो उद्देश्य होता है वो होता है जमीनी स्तर पर लोकतंत्र का निर्माण और आधारभूत जरूरतों को पूरा करना। और इसका जो एम है, इसका जो उद्देश्य है, अगला उद्देश्य जो इसका होता है, इसका जो अगला उद्देश्य होता है वह होता है गांव को सक्षम एवं मजबूत बनाना। मजबूत बनाना। तो साथियों, आप समझ गए होंगे पंचायती राज का अर्थ क्या होता है और उसका उद्देश्य क्या है। पंचायती राज व्यवस्था का जो अर्थ है ग्रामीण स्वशासन पद्धति का निर्माण, और ग्रामीण स्वशासन पद्धति का जो उद्देश्य होता है उसका उद्देश्य होता है जमीनी स्तर पर लोकतंत्र का निर्माण और उनकी आधारभूत जरूरतों को पूरा करना। और जो इसका दूसरा उद्देश्य होता है वो होता है गांव को सक्षम एवं मजबूत बनाना। अब गांव सक्षम और मजबूत कब बनेगा साथियों? जब गांव की आधारभूत जरूरतें शिक्षा, स्वास्थ्य, पानी, कृषि, तालाबों का निर्माण आदि व्यवस्थाएं पूरी हो उनकी, तो तभी ग्रामीण जो होगा, ग्रामीण जो समाज होगा या गांव होगा वो काफ़ी सक्षम और मजबूत होगा। और यही उद्देश्य था ग्रामीण स्वशासन पद्धति या पंचायती राज व्यवस्था को शुरू करने की भारत में। तो इसको शुरू किया सर्वप्रथम लॉर्ड रिपन ने। साथियों, इसको जो शुरू किया सर्वप्रथम वो किया लॉर्ड रिपन ने। 1880 से 1884 का जो काल था, लॉर्ड रिपन भारत के गवर्नर थे और उनके काल को पंचायती राज का स्वर्ण काल कहा जाता है। ध्यान से सुने साथियों, लॉर्ड रिपन के काल को पंचायती राज का स्वर्ण काल कहा जाता है। स्वर्ण काल 1880 से 1884 का जो काल था उसको पंचायती राज व्यवस्था का स्वर्ण काल कहा जाता है। सर्वप्रथम भारत में उन्होंने ही ग्रामीण स्वशासन पद्धति को शुरू किया था और इस हेतु उन्होंने सर्वप्रथम भारत की विधायिका में एक प्रस्ताव पेश किया था। वो किया था 1882 में। 1882 में एक प्रस्ताव पेश किया 1882 में एक प्रस्ताव पेश किया जिसे पंचायती राज व्यवस्था का या ग्रामीण स्वशासन पद्धति का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। मैग्ना कार्टा कहा जाता है।
1882 में जो एक प्रस्ताव था जो लॉर्ड रिपन ने पेश किया, उसे मैग्ना कार्टा कहा जाता है। ग्रामीण स्वशासन पद्धति का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। तो साथियों, यहीं से शुरुआत होती है भारत में ग्रामीण स्वशासन पद्धति की। और जब भारत आजाद हुआ तो भारत ने इस दिशा में ग्रामीण स्वशासन को अर्थात गांव के स्तर को मजबूत करने और गांव को सक्षम बनाने, उनकी आधारभूत ज़रूरतों को पूरा करने, साथ ही ज़मीनी स्तर पर लोकतंत्र के निर्माण के लिए काफ़ी कार्य किया। और इससे पूर्व जो हमारा स्वतंत्रता से पूर्व भारत सरकार अधिनियम 1919 था, उसमें भी इसको जगह दी गई थी। भारत सरकार अधिनियम 1919, भारत सरकार अधिनियम 1919 था। इसमें भी पंचायती राज या ग्रामीण स्वशासन को जगह दी गई थी और इसको उस समय हस्तांतरित विषयों में रखा गया था, क्योंकि 1919 में हस्तांतरित विषयों में रखा गया था। हस्तांतरित विषय 1919 के अधिनियम में 1919 का जो भारत सरकार अधिनियम था, उसमें इसको हस्तांतरित विषयों में रखा गया था। इसका अर्थ हुआ साथियों कि जो हस्तांतरित विषय था उन पर जो कानून बनाने का अधिकार था वो स्थानीय विधायिकाओं को था। किसको था? स्थानीय विधायिकाओं को, स्थानीय कार्यपालिकाओं को, सॉरी विधायिकाओं को। और इसके बाद हम चर्चा करते हैं तो साथियों, जो हस्तांतरित विषय था उस पर जो शक्ति प्रदान की गई थी वह की गई थी स्थानीय नहीं प्रांतीय विधायिकाओं को। क्योंकि 1919 के अधिनियम में शक्तियों का विभाजन कर दिया था। कुछ शक्तियां आरक्षित रखी गई थी और कुछ शक्तियां हस्तांतरित। जो हस्तांतरित शक्तियां थी उन पर जो शक्ति प्रदान की गई थी वो की गई थी प्रांतीय विधायिकाओं को, और जो आरक्षित शक्तियां थी उन पर जो अधिकार था गवर्नर का था। तो जो 1919 का जो अधिनियम था भारत सरकार, उसमें पंचायती राज को हस्तांतरित विषयों में रखा गया था। तो साथियों, इतना आपने जाना। मैंने क्योंकि लिखने में काफ़ी समय चला जाता है, इसलिए मैंने कुछ चीज़ों को लिख दिया है। तो साथियों, अब चलते हैं हम स्वतंत्रता के बाद इसके विकास क्रम के बारे में। स्वतंत्रता के बाद सर्वप्रथम 1952 में, मैंने पहले ही लिख दिया है, स्वतंत्रता के बाद सर्वप्रथम 1952 में सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत हुई 2 अक्टूबर 1952 को। सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत 2 अक्टूबर 1952 में हुई और यह पूरे देश के लगभग 55 विकास खंडों में इसकी शुरुआत की गई थी। पूरे देश के, भारत के लगभग 55 विकास खंडों में इसकी शुरुआत की गई थी सामुदायिक विकास कार्यक्रम की। और इसी सामुदायिक विकास कार्यक्रम के मूल्यांकन के लिए भारत सरकार ने श्री बलवंत राय मेहता की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया था उसके मूल्यांकन हेतु, और उस समिति ने 1958 में अपनी सिफारिशें सरकार को सौंपी
और उनकी सिफारिशों के आधार पर सरकार ने पंचायती राज व्यवस्था को अपनाने तथा राज्यों को इस हेतु प्रेरित करने के लिए अधिनियम बनाया। तो साथियों, जो मूल्यांकन के लिए बलवंत राय समिति बनाई थी, बलवंत राय मेहता समिति बनाई थी सामुदायिक विकास कार्यक्रम के मूल्यांकन के लिए, और उन्होंने जो अपनी सिफारिशें दी सर्वप्रथम वो दी 1958 में। 1958 में और 1959 में सरकार ने उनकी सिफारिशों को स्वीकार कर लिया तथा राज्यों को ग्रामीण स्वशासन पद्धति को लागू करवाने हेतु प्रेरित किया और राज्यों से कहा कि आप इस हेतु अपनी विधानसभा में अधिनियम बनाएं और विधेयक पास करें और उसको अधिनियम बनाएं, जिससे कि ग्रामीण व्यवस्था को सक्षम और मजबूत बनाया जा सके और ग्रामीण स्तर पर लोकतंत्र की स्थापना की जा सके। तो सर्वप्रथम 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर में देश की सर्वप्रथम त्रिस्तरीय पंचायती राज का उद्घाटन हुआ। त्रिस्तरीय पंचायती राज का उद्घाटन हुआ और ये उद्घाटन देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा किया। किसने किया? पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा। और इसके कुछ ही समय बाद 11 अक्टूबर 1959 को आंध्र प्रदेश सरकार ने भी इसे तो अधिनियम पारित किया और इसको महबूब नगर जिले के, आंध्र प्रदेश के महबूब नगर जिले के शारदा विकास खंड में इसकी शुरुआत की। कब की? 11 अक्टूबर 1959 को। पहली कहाँ हुई? राजस्थान के नागौर जिले में 2 अक्टूबर 1959 को, और जो अगली हुई वो हुई आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा शुरू किया गया और वो किया गया 11 अक्टूबर 1959 को। तो साथियों, इस हेतु पंचायती राज व्यवस्था को ग्रामीण स्तर पर भली प्रकार लागू की जाए, अच्छी भांति लागू की जाए और ग्रामीण स्तर पर स्वशासन का विकास हो और लोकतंत्र का निर्माण हो, इस हेतु सरकार ने अनेक समितियों का गठन किया। और जो पहली जो समिति थी वो थी जिन्होंने सामुदायिक विकास कार्यक्रम का मूल्यांकन किया था, वो थी बलवंत राय मेहता समिति। बलवंत राय मेहता समिति ने त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का निर्माण की सिफारिश की थी। ये 3 स्तर थे। ग्राम स्तर पर त्रिस्तरीय जो थी वो थी ग्राम स्तर पर ग्राम सभा और खंड स्तर पर जो खंड स्तर पर थी वो थी हमारी पंचायत समिति। जो खंड स्तर पर थी वो थी पंचायत समिति। और जो हमारी जिला स्तर पर थी वो थी जिला परिषद। जिला स्तर पर जिला परिषद। तो साथियों, ये जो त्रिस्तरीय व्यवस्था थी बलवंत राय मेहता समिति की, इसको अपनाया गया था। और इसके बाद अशोक मेहता समिति आई 1977 में और उन्होंने अशोक मेहता जी ने द्विस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की परिकल्पना की थी। अशोक मेहता समिति ने द्विस्तरीय
अशोक मेहता समिति ने द्विस्तरीय, इन्होंने द्विस्तरीय की थी और इसके बाद आई जीबीके समिति और इन्होंने की थी 4 स्तरीय। तो साथियों, समिति के बारे में ध्यान से सुने। पहली जो समिति आई थी अशोक मेहता समिति, बलवंत राय मेहता समिति, जिनकी सिफारिशों के आधार पर त्रिस्तरीय पंचायती व्यवस्था, और दूसरी आई थी अशोक मेहता समिति 1977 में, उन्होंने द्विस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना की सिफारिश की थी। वो 2 स्तरीय थे, मंडल स्तर पर मंडल पंचायत और जिला स्तर पर जिला परिषद, एक जिला पंचायत। और जो जीबीके समिति थी उसमें थी राज्य स्तर पर, वो राज्य स्तर पर भी थी राज्य विकास परिषद, और जिला स्तर पर जिला परिषद, और मंडल स्तर पर मंडल पंचायत, और ग्राम स्तर पर ग्राम सभा। तो जो 4 स्तरीय थी वो जीबीके समिति ने सिफारिश की थी। राज्य स्तर पर राज्य विकास परिषद, और जिला स्तर पर जिला परिषद, और मंडल स्तर पर मंडल पंचायत, और ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत। और इसके बाद 1988 में आई जीबीके समिति, और इसके बाद 1986 में थुंगन समिति और सिंधवी समिति आई, और गॉडगिल समिति भी उसी समय बनाई गई। तो इन 3 समितियों की सिफारिशों के आधार पर 73वां संविधान संशोधन अधिनियम पारित किया गया। 73वां संविधान संशोधन अधिनियम पारित किया गया, और इस 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 को 24 अप्रैल 1993 को देश में लागू कर दिया गया। साथियों ध्यान से सुने, 73वां संविधान संशोधन अधिनियम जो 1992 है, उसको 24 अप्रैल 1993 को पूरे देश में लागू कर दिया गया। पूरे देश में नहीं, कुछ पार्टों को, देश के कुछ पार्टों में लागू नहीं हुआ, उसके बारे में आगे हम चर्चा करेंगे। लागू कर दिया गया, और इसीलिए 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायत दिवस के रूप में मनाया जाता है। राष्ट्रीय पंचायत दिवस के रूप में 24 अप्रैल को मनाया जाता है। तो साथियों, आज 24 अप्रैल है, इसलिए मैंने आज यह उचित समझा कि आज पंचायती राज व्यवस्था को पढ़ाया जाए आप लोगों को। तो साथियों, पंचायती राज को 73वें संविधान संशोधन के द्वारा एक संवैधानिक दर्जा दिया गया। इससे पहले साथियों, भाग 4 में, भारतीय संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 40 में कहा गया था कि पंचायतों के गठन, सरकार या राज्य पंचायतों का गठन करेगा और उनको शक्ति प्रदान करेगा। पंचायतों के गठन और उनको शक्ति प्रदान करने की बात कही गई थी अनुच्छेद 40 भाग 4 नीति निर्देशक तत्वों के बारे में। और इसीलिए सरकार ने इस दिशा में स्वतंत्रता के बाद कदम उठाया और इसकी विकास गति आगे बढ़ती गई। और 73वां संविधान संशोधन 1992 को 24 अप्रैल 1993 से पूरे देश में लागू कर दिया गया। इसीलिए 24 अप्रैल की जो तिथि है उसे राष्ट्रीय पंचायत दिवस के रूप में मनाया जाता है। और इसी 73वें संविधान संशोधन के द्वारा पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा दिया गया तथा भारतीय संविधान में 11वीं अनुसूची जोड़ी गई। भारतीय संविधान में 11वीं अनुसूची जोड़ी गई और जिसमें 29 विषयों को दिया गया, पंचायतों हेतु 29 विषयों को दिया गया। 11वीं अनुसूची जोड़ी गई जिसमें पंचायतों हेतु 29 विषयों को दिया गया। इसमें वही व्यवस्था, उन्हीं विषयों को रखा गया जो ग्रामीण स्तर पर ग्राम को मजबूत बनाए तथा उनकी बेसिक आवश्यकताओं को, उनकी आधारभूत आवश्यकताओं को पूरी कर सके, जैसे पीने का पानी है, कृषि है, स्वास्थ्य है, शिक्षा है। तो इन विषयों को इसमें रखा गया। ऐसे 29 विषयों को रखा गया जिन पर ग्रामीण जो स्वशासन पद्धति है या ग्राम पंचायतें हैं
वो इन पर कार्य कर सकें। तो साथियों, 73वें संविधान संशोधन अधिनियम में कुछ महत्वपूर्ण प्रावधान दिए गए हैं, उनके बारे में हम चर्चा करते हैं। वो महत्वपूर्ण प्रावधान है ग्रामीण स्तर पर, पंचायत खंड स्तर पर और जिला स्तर पर। इसमें कुछ अनिवार्य, जो प्रत्येक राज्य को अनिवार्य रूप से मान्य हैं, और कुछ ऐसे हैं राज्य सरकार उनको लागू भी कर सकती है या नहीं भी कर सकती है। वो प्रमुख उपबंध है या अनिवार्य उपबंध है, जो इसमें दो हैं। एक तो अनिवार्य उपबंध है और एक है विवेकाधीन उपबंध। अनिवार्य उपबंध जो प्रत्येक राज्य को मानना ही मानना है, वह है ग्राम सभा का गठन। प्रत्येक राज्य को ग्राम सभा का गठन करना होगा और यह ग्राम सभा 3 स्तरों पर लागू होगी, जो बलवंत राय मेहता समिति ने सिफारिश की थी 3 स्तरों पर। तो त्रिस्तरीय पंचायतों का गठन करना होगा, और लेकिन इसमें एक शर्त ये लगाई गई है, अगर राज्य की जनसंख्या 20 लाख से कम है, यदि राज्य की जनसंख्या 20 लाख से कम है तो वहाँ द्विस्तरीय पंचायती व्यवस्था लागू की जाए। अर्थात वहाँ मध्यवर्ती स्तर, जो खंड स्तर है, खंड स्तर पर पंचायत है, उसको लागू करना, पंचायत समिति है जो, उसको लागू करना जरूरी नहीं है। उसको बनाना वहाँ द्विस्तरीय लागू की जाए जिस राज्य की जनसंख्या 20 लाख से कम है। अगर जिसकी जनसंख्या 20 लाख से अधिक है तो वहाँ त्रिस्तरीय पंचायत का गठन करना जरूरी है। और जो अगला है, सभी सदस्यों का चुनाव, तीनों स्तर पर सभी सदस्यों का जो चुनाव होगा वह प्रत्यक्ष होगा। और जो अगला है, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों को अनिवार्य रूप से आरक्षण दिया जाएगा और महिलाओं को 1/3 आरक्षण दिया जाएगा। कम से कम साथियों, महिलाओं को कम से कम 1/3 आरक्षण दिया जाएगा, 1/3। और 5 वर्ष का कार्यकाल निश्चित होगा पंचायतों का। चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु जो है वो 21 वर्ष होगी। चुनाव लड़ने के लिए जो न्यूनतम आयु होगी पंचायतों में वो 21 वर्ष होगी, तीनों स्तरों पर। और राज्य निर्वाचन आयोग, राज्य जो है एक राज्य निर्वाचन आयोग का गठन करेगा जो पंचायतों के चुनाव को करवाएगा और इन पंचायतों की वित्तीय समीक्षा हेतु एक वित्त आयोग की स्थापना भी करेगा। पंचायतों की वित्तीय समीक्षा के लिए और एक वित्त आयोग की व्यवस्था भी करेगा। तो ये जो 5-6 उपबंध हैं साथियों, ये काफ़ी महत्वपूर्ण हैं और इनको प्रत्येक राज्य को मानना जरूरी है। अब विवेकाधीन, राज्य के पास कुछ विवेकाधीन उपबंध भी हैं, कुछ विवेकाधीन प्रावधान हैं जो राज्य को मानना या न मानना उसके अपने विवेक पर निर्भर है, स्वैच्छिक है राज्य का। तो ये है, विधायकों या सांसदों को मध्यवर्ती और जिला स्तर पर पंचायतों की सदस्यता देना या ना देना। राज्य दे भी सकता है विधायकों या सांसदों को मध्यवर्ती और जिला पंचायत स्तर पर सदस्यता, और या नहीं भी दे सकता है। इसमें ध्यान से सुना साथियों, मध्यवर्ती स्तर पर अर्थात पंचायत समिति में जो खंड स्तर पर है और जिला पंचायत में जो जिला स्तर पर है, जिला परिषद, उसमें सदस्यता विधायकों या सांसदों को दे भी सकते हैं, नहीं भी। जो अगला है, ओबीसी को आरक्षण देना या न देना, ये राज्यों के अपने विवेक पर निर्भर करेगा। और महिलाओं को 1/3, कम से कम 1/3 आरक्षण तो देना अनिवार्य है, उससे अधिक आरक्षण राज्य कितना भी दे सकते हैं महिलाओं को। 1/3 से अधिक आरक्षण देना राज्यों के विवेक पर निर्भर करेगा। और पंचायतों को कार्य सौंपना, ये भी राज्यों के विवेक पर निर्भर करेगा कि पंचायतों को कितना कार्य सौंपे। और जो है पंचायतों को वित्तीय अधिकार सौंपना, पंचायतों को वित्तीय अधिकार सौंपना भी राज्य का काम है सर। और वह राज्य की स्वैच्छिक शक्ति है कि राज्य उसको पंचायतों को कितने वित्तीय अधिकार सौंपता है या नहीं सौंपता है। और इसके बाद साथियों, मैंने अभी कहा था कि जो पंचायती राज अधिनियम है, जब से इसको संवैधानिक दर्जा दिया गया 24 अप्रैल 1993 से,
तब से यह पूरे देश में तो लागू हुआ, लेकिन देश के कुछ भागों में लागू नहीं हुआ साथियों। ये भाग थे कुछ अनुसूचित क्षेत्र और जनजातीय क्षेत्र, उन पर यह लागू नहीं हुआ था। और इन अनुसूचित क्षेत्रों पर इसको लागू करने के लिए सरकार ने बाद में 1996 में एक पेशा अधिनियम पारित किया। पेशा, जिसको पेशा अधिनियम के नाम से जाना जाता है। पेशा अधिनियम, यह पेशा अधिनियम था साथियों अनुसूचित क्षेत्रों पर, अनुसूचित क्षेत्रों पर पंचायतों के गठन से संबंधित, पंचायतों के गठन से संबंधित कि अनुसूचित क्षेत्रों पर भी पंचायतों का गठन किया जाए, त्रिस्तरीय पंचायतों का गठन किया जाए, इसलिए पेशा एक्ट को लाया गया। और यह जो एक्ट था वो था, एक हमारे सांसद थे दिलीप सिंह भूरिया, एक जो सांसद थे हमारे दिलीप सिंह भूरिया, तो इनकी अध्यक्षता में एक समिति बनाई गई थी और 24 सदस्यीय समिति थी वो, 22 सदस्यीय समिति थी, 22 सदस्यीय भूरिया, दिलीप सिंह भूरिया की। इन्होंने सरकार को अपनी सिफारिश से सौंपी थी 1996 में, और इनकी सिफारिश के आधार पर सरकार ने पेशा एक्ट को लाया और पंचायतों पर इसका विस्तार किया। मैंने कुछ सार रूप में लिख दिया साथियों कि जो हमारा मूल संविधान था उसमें, मूल संविधान में सिर्फ अनुच्छेद 243 था, सिर्फ अनुच्छेद 243 था जो पंचायतों से संबंधित था, अनुच्छेद 243। तो 73वें संविधान जब से इसको संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया, तब से भाग 9 को दोबारा जोड़ा गया संविधान में, और उसमें अनुच्छेद 243 से 243 अणु तक, 243 से 243 अणु तक नए अनुच्छेदों को जोड़ा गया और उसमें पंचायतों हेतु महत्वपूर्ण प्रावधान बताए गए। और जो अनुच्छेद 243 से 243 अणु तक महत्वपूर्ण प्रावधान बताए गए थे भाग 9 में, भाग 9 के अंतर्गत, तो साथियों इस भाग को, इसी के 243 डौ में कहा गया था कि यह जो भाग होगा, भाग 9 होगा, वह अनुसूचित क्षेत्रों पर लागू नहीं होगा। ध्यान से सुने, अनुच्छेद 243 डौ में कहा गया था कि जो भाग 9 के प्रावधान हैं वो अनुसूचित क्षेत्रों पर लागू नहीं होंगे। इसीलिए सरकार ने बाद में अनुसूचित क्षेत्रों में ग्रामीण स्तर पर लोकतंत्र के निर्माण और उनकी आधारभूत जरूरतों को पूरा करने के लिए ये पेशा एक्ट लाया, भूरिया समिति की सिफारिशों के आधार पर। तो साथियों ध्यान से सुने, पेशा एक्ट किसकी सिफारिश पर लाया गया? दिलीप सिंह भूरिया जी की भूरिया समिति के आधार पर पेशा एक्ट। अनुसूचित क्षेत्रों और इस पेशा एक्ट को 1996 में लागू कर दिया गया अनुसूचित क्षेत्रों पर, और इसको देश के 10 राज्यों पर लागू कर दिया गया। देश के 10 राज्यों में लागू कर दिया गया, और ये राज्य हैं आंध्र प्रदेश, नंबर 2 महाराष्ट्र, नंबर 3 छत्तीसगढ़, नंबर 4 गुजरात,
मध्य प्रदेश, नंबर 6 बिहार, नंबर 7 हिमाचल, नंबर 8 तेलंगाना, उड़ीसा और राजस्थान। तो साथियों, जो पेसा एक्ट है वो देश के 10 राज्यों में लागू हुआ। पहला है आंध्र प्रदेश में, मध्य महाराष्ट्र में, छत्तीसगढ़ में, गुजरात, मध्य प्रदेश, बिहार, हिमाचल, तेलंगाना, उड़ीसा, राजस्थान, इनमें लागू किया गया। और इस पेसा एक्ट के जो महत्वपूर्ण प्रावधान हैं वो है साथियों, पेसा एक्ट के जो महत्वपूर्ण प्रावधान मैंने इधर लिख दिए हैं वह है कि यह जो पेसा एक्ट है वह राज्य विधानमंडल को ऐसे कानूनों के निर्माण की ही अनुमति देगा जो कि अनुसूचित क्षेत्रों में जो जनजाति लोग हैं उनके हितों का ध्यान रखें, उनकी परंपराओं, उनकी प्रथाओं, उनकी संस्कृति और उनके संसाधनों का प्रबंधन, जो उनका तरीका है प्रबंधन करने का, उसका उल्लंघन न करता हो। और जो दूसरा है ग्राम सभा को कुछ महत्वपूर्ण शक्तियाँ दी गई हैं, जैसे वो छोटे मोटे झगड़ों का निपटारा खुद करें अपनी प्रथाओं, अपनी रूढ़ी के अनुसार। और जो अगला है वह है भूमि अधिग्रहण हेतु ग्राम सभा से सलाह लेना बहुत ज़रूरी है। ये पेसा एक्ट में प्रावधान किए गए। तो साथियों ध्यान से सुने, पेसा एक्ट के जो महत्वपूर्ण प्रावधान थे वो था पहला कि राज्य विधानमंडल अनुसूचित क्षेत्रों में ऐसे कानूनों का ही निर्माण करेगा जो उनकी परंपरा, जनजातीय क्षेत्रों की परंपरा, उनकी भाषा, उनकी संस्कृति, उनके संसाधन प्रबंधन का तरीकों को नुकसान न पहुंचाता हो और उनके अनुरूप हो, अर्थात जनजातीय क्षेत्रों या जनजातीय लोगों के अनुरूप हो, ऐसे कानूनों का ही निर्माण करेगा। और ग्राम सभा को छोटे मोटे झगड़ों के निपटारे व अन्य चीज़ों की जो उनकी प्रथा है उसको मानने और परंपरा को मानने के लिए कुछ स्वतंत्रता दी गई है। और अगर भूमि अधिग्रहण करना पड़े तो और पुनर्वास करना पड़े उनका, तो उनकी ग्राम सभा से सरकार को सलाह लेना जरूरी है। तो साथियों, आज हमने अध्ययन किया पंचायतों के बारे में। तो आपने ध्यान से सुना होगा और इसको वीडियो को 2-3 बार सुनिए और आप अच्छी तरह से, मुझे उम्मीद है कि आप अच्छी तरह से इसे समझेंगे। और इसके बाद आप कोई भी बुक उठाइए और उसमें पंचायती राज के बारे में अध्ययन कीजिए। तो साथियों, वीडियो को देखते रहिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।